मिड जर्नी में क्या होता है, थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ती है पढ़ाई की, आप और ज्यादा पढ़ाई करोगे। अगर शुरू में 2 घंटे कर रहे थे या 3 घंटे कर रहे थे, करते नहीं है, होना तो चाहिए था 4 घंटे, तो 2 घंटे 3 घंटे कर रहे थे, तो बीच मिड जर्नी ऑफ द जेई मीन्स आप 6 घंटे करोगे, और लास्ट को जो 3-4 महीने होंगे उसमें आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई करोगे। 8 घंटे तो करना ही पड़ेगा, खूब सारे सैंपल्स लगाने होंगे, खूब सारे मॉड्यूल्स, खूब सारे पीवाईक्यूज, बहुत सारा टेस्ट देना होगा, रिवीजन करना होगा। ये पूरा रोड मैप आपका इस तरीके से रहता है। शुरू में सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, बीच में खूब सारी प्रैक्टिस करना है, और लास्ट के जो 3 महीने में पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा इंटेंस पढ़ाई रहेगी, बहुत ज्यादा इंटेंस लग के डीप अंडरस्टैंडिंग भी करना है, सवाल भी लगाना है, मॉक टेस्ट भी बहुत ज्यादा देना है, रिवाइज बहुत ज्यादा करना है। मैं तो हमेशा सारे स्टूडेंट्स से कहूँ कि भाई आप रात में सोने जाने से पहले 10 मिनट का टाइम अपने आप को दे दो कि मुझे रिवाइज करना है कि आज दिन भर में मैंने क्या पढ़ा, जो भी पढ़ा मैंने, जो भी कॉन्सेप्ट लिया है, जो भी क्वेश्चंस लगाए उसको एक बार रिवाइज कर लो, जितने फार्मूलाज हैं उसको एक बार रिवाइज कर लो, जितने की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लो, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर लो। और वो मैं तो पूरे पूरे क्लास में मेरे आप देखते होगे कि मैं रीजन का पार्ट बहुत रखता हूँ, पुराने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता रहता हूँ जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं। तो ये चीजें आपको लेकर के चलना है थ्रू आउट द होल जर्नी ऑफ द जेईई मेंस। और जेईई मेंस अगर मुझे अभी 35 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, 35 तो नहीं होंगे, 34-33 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, तो वो सारे के सारे मुझे चाहिए क्लियर कि वो सारे स्टूडेंट्स क्लियर कर ले, तब कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में चले जाएं। तब आप हमें भी दुआएं दोगे, हम भी खुश होंगे, आप भी खुश होगे, है ना। जैसे हम अपने टीचर्स को याद करते हैं ना, पुराने टीचर्स हमारे फिजिक्स के टीचर्स हो गए, मैथ के टीचर हो गए, ठीक है, तो उसी तरीके से आप हमें भी याद करोगे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें ये चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स जो है आगे बढ़ जाए, हमारे स्टूडेंट्स जो है अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाएं, अच्छी नॉलेज, अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छा कोर्स, अच्छी लाइफस्टाइल पा जाए, बस हमारे लिए यही। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे, हमें कोई टाइम नहीं चाहिए, हमें कोई आपसे काम नहीं करवाना है, बस ये चाहिए कि आप अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाओ, अच्छी जगह प्लेस हो जाओ और अपनी अच्छी लाइफस्टाइल बना लो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और एक अच्छे इंसान भी बनो, ठीक है ना। अब आप लोग 11th क्लास के बच्चे होकर के इतनी बदमाशी कर रहे हो, इतनी आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सिर्फ आपकी नहीं आ रही हैं, बहुत सारे बच्चों की दूसरे बैचेस से भी आ रही है रिपोर्ट्स। मुझे बड़ा अफसोस होता है, इतने बड़े बच्चे हो गए हैं और ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं सर हम चैट्स में। लोगों ने क्या किया? आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ बेटा, हमारी क्लास से भी आई। आप लोगों की क्लास से तो नहीं आई है। एक कंप्लेन आई थी अभी किसी बच्चे का, पता नहीं इस बैच से था कि B04 से था, एक बच्चे की कंप्लेन आई थी कि वो उसका किसी ने हैक कर लिया अकाउंट और पता नहीं बकवास बातें कर रहा था चैट में। लेकिन वो नहीं करना है, ठीक है, आपको अच्छा इंसान भी बनना है, कली का तरीका सिविलाइज्ड बनना है, ठीक है। देखने में बदमाशी बड़ी कूल लगती है कि हमने तो क्लास में बदमाशी कर दी, टीचर को परेशान कर दिया, टेंशन कर दिया, है ना, बड़ा मजा आता है, कूल बन जाता है, लेकिन दैट इज नॉट द गुड वे, सिविल वे। हमने भी किया है बदमाशी, लेकिन हमने ऐसे ऐसे बदमाशी नहीं किया है जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, ऐसे बदमाशी किया है जिससे टीचर्स भी हंसे और टीचर्स को भी अच्छा लगे और बाकी क्लासमेट्स को भी अच्छा लगे, बस ऐसे बदमाशी करना है। अगर मैंने इस टाइप की बदमाशी की भी है तो मैंने बोला भी है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपने टीचर्स के साथ ऐसे किया। तो आपको भी वो चीज नहीं करनी है और आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना है, हमेशा डिसिप्लिन रहना है, हमेशा सिविलाइज रहना है, तभी आप अपने आप को फ्रूटफुल बना पाओगे, प्रोडक्टिव बना पाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्र है आपकी, इसको बहुत अच्छे से यूज करो। जो टेस्ट होगा कल, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्लासेस होंगे और क्या, उसके बाद टेस्ट का रिजल्ट होगा, उसके बाद समझ में आएगा कि जितने बच्चे यहाँ पे हाँ हाँ बोल रहे हैं वो सच में पढ़ाई कर रहे हैं कि बस हाँ हाँ बोल रहे हैं क्लास में। तो चलो टेस्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। टेस्ट के बारे में बेटा मैंने शुरू से बोला है आपको कि आप पीवाईक्यूज लगाओ बहुत ज्यादा, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। सर जो अभी तक आपने पढ़ाया सर उसी में से तो आएगा ना टेस्ट? अब उसी में से आएगा, उससे ज्यादा कुछ आ भी नहीं सकता, ठीक है, उसी में से ही आएगा। कुछ एक आध टॉपिक अगर इधर उधर से आ जाएगा तो आपको मॉड्यूल दे रखा है, लेकिन ऐसा कुछ इधर उधर से नहीं आएगा, जो मैंने पढ़ा दिया है उसी से ही आएगा, उसी को अच्छे से पढ़ लो। सब पेपर जो सारे कल दिन आपने के कल लिए आपकी ओपन लाइव होगा थी, ना, उसका लिंक दिन मिल में जाएगा कभी भी सर? कर सकते हैं। क्या बेटा बलजिंदर? सब पेपर सारे दिन के लिए ओपन होगा ना कि हम सारे दिन में 24 आवर्स में कभी भी कर सकते हैं? अब ये मुझे नहीं पता बेटा, ये जो ऑपरेशंस की टीम होगी वो करेक्टली बता पाएगी, क्योंकि मेरा भी अभी तो नया जो ही कल है। आपने क्लास की सर, उसका लिंक आ गया है सर? हाँ बेटा कोर्स लिंक आ पैनल गया, पे। आप लोगों को लिंक हमेशा बताया है, जितनी भी हमारी क्लास होती है सबकी लिंक है, शुरू से लेकर अभी तक की सबकी क्लास की रिकॉर्डिंग लिंक है, सबका पीडीएफ अपडेट है, क्लास नोट अपडेट है, और आपके ग्रुप्स में हमेशा होमवर्क भेजा हूँ, होमवर्क का सोल्यूशन भेजा हूँ, पीवाईक्यू भेजा हूँ, मॉड्यूल भेज दिया है मैंने आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स भी शायद मैंने भेजा है एक आध बार, इस चैप्टर का भी भेज दूंगा शॉर्ट नोट्स। पढ़ो
जितना है लगाओ, डेली लगाओ, कम से कम 1-1.5 घंटा तो दो फिजिक्स को डेली यार, उससे कम मत दो वरना काम नहीं होने वाला। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन देख रहे हैं हम। 11th फिजिक्स टीए का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 28/12/2024। अच्छा, ऑब्जेक्टिव हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इतने सारे हैं, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का लास्ट पार्ट अगर आज हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन देखेंगे, डिफरेंसेस हमने देख ही लिया है, और वेटेज आप देख रहे हो 17, 13, 5, 2, 5। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन ज्यादा थे और उसके भी लास्ट ईयर क्वेश्चंस काफी ज्यादा अमाउंट में थे, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रिकॉल कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपसे बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शायद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मुझे कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करके बता दे। सर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो कितनी वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? हाँ, लास्ट की क्लास में पढ़ाया था ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर हाँ ठीक है, और अच्छे से कोई मुझे बताए। ये तो ये बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए लिखती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हाँ, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम में जब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं उस टाइम पीरियड में? स्पीड वेलोसिटी। इस टाइम जो पाथ है वो स्ट्रेट हो जाता है और उसको जो एक मिनट, हाँ सही तो नहीं, वेलोसिटी तो निकालते हैं लेकिन किस टाइप की वेलोसिटी निकालते हैं उस वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में? किस टाइप की वेलोसिटी निकालते हैं? किसी पर्टिकुलर टाइम यूनिफॉर्म। नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, से कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाती है, ऐसे नहीं बोलना है। बोलना है कि जब बहुत छोटा टाइम पीरियड लेते हैं, और छोटे टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? एट एनी इंस्टेंट नहीं, टेंड्स टू जीरो हो जाता है। क्या टेंड्स टू जीरो हो जाता है? टाइम मुझे टाइम होता है हाँ, उसको बोलते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे टेंड्स टू करते हैं? जीरो dt हाँ, क्या बोलते हैं? डेल्टा टी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बोलते हैं। वेरी गुड। 0 dt अपॉन नहीं, अभी नहीं, डेल्टा टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट लगा दिया हमने, कंडीशन लगा दी। लिमिट मतलब कंडीशन Limit लगा दी। approach किस is पर to कंडीशन zero, लगाइए? किस पर कंडीशन लगाइए? किस फॉर्मूले पर कंडीशन लगाइए? time सर टाइम डी change in time. वेलोसिटी के फॉर्मूले पे सर, ds by dr by dt। dl by dt नहीं, d ये by वाली dt सब So change in time. नहीं, चेंज इन टाइम भी नहीं। चेंज इन टाइम पे तो डी by कंडीशन dt, लगाई, लेकिन डी पूरा by dt। फॉर्मूला क्या था जिस पर हमने डिस्टेंस ds by dt। ना, डी आया ही नहीं अभी। हमने फॉर्मूला लगाया था डेल्टा एक्स बाई Delta डेल्टा, Delta x by delta t, sir. डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एक्चुअल में क्या कहलाता है? सर वेलोसिटी इंस्टेंट वेलोसिटी किस टाइप की होता है? avg किस टाइप की वेलोसिटी? दी एवरेज वेलोसिटी एवरेज। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी पे हमने कंडीशन लगा दी, लिमिट लगा दी, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तब ये क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा? हाँ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कराएगा। लेकिन ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या कहलाएगा? क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? एक्स बाई डी टी, यानी कि ये कौन सा तरीका है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप फिर से मुझे डिफाइन करो, अच्छे से टेक्निकली डिफाइन करो। आपने तो बुकिश लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया कि किसी इंस्टेंट पे, लेकिन टेक्निकली डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे? बताओ आकाश। सर थोड़ा सोचना पड़ेगा, 1 मिनट। सर जब डेल्टा t हाँ। टेंड्स टू 0 हो तो तब क्या निकालते हैं? सर तब की पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी के एक पॉइंट पे जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तब उसका डिफरेंशिएशन करके हम इंस्टेंटेनियस ना, थोड़ा गलत। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट क्लास का वीडियो लेक्चर आप लोग को रिकॉर्डिंग देखना चाहिए था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने कि जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की लगभग जीरो के बराबर हो गया, तब जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो कहलाएगी क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बोलना था आप लोग। बात समझ आई क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया है क्या? सर यस सर। हाँ, और जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, जब बहुत टाइम इंटरवल छोटा होगा, तब हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसके अंदर बहुत सारी वेरिएबल वेलोसिटीज होगी कि
उस टाइम इंटरवल में जो हमारी वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल कहलाएगी कि वो कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट या कांस्टेंट कहलाएगी? ऑलमोस्ट कांस्टेंट कहलाएगा। ऑलमोस्ट कांस्टेंट या कांस्टेंट कहलाएगी। यस, वेरी गुड, यही कॉन्सेप्ट है। तो जो आपका ये जो ग्राफ है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, इस ग्राफ में हमने क्या बनाया है, देखो हर जगह पे अलग अलग वेलोसिटी है, अलग पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी है। ये x हो गया पोजीशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ का टाइम इंटरवल ले लेता हूँ, तो इस टाइम इंटरवल में ये तो हो गया t1, ये तो हो गया t2, इनके बीच का जो डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा t कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2, तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल कहलाएगा डेल्टा, पोजीशन का जो डिफरेंस कहलाएगा डेल्टा x कहलाएगा। और हर पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं, हर पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी है। लेकिन जब मैं बहुत छोटा टाइम इंटरवल ले लूंगा, जब डेल्टा t बहुत छोटा हो जाएगा, तब एवरेज वेलोसिटी कैसी होगी, वेरिएबल होगी कि कांस्टेंट होगी? कांस्टेंट होगी। हाँ, या होगी भी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानेंगे, उसको कांस्टेंट मानेंगे। तब इस कंडीशन के साथ जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, इसी एवरेज वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस। तो अभी समझ में आया सभी को कॉन्सेप्ट, कि अभी भी कोई डाउट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? देखो बेटा, कोई बताएगा नहीं आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको कभी भी कोई बताएगा नहीं कि क्या है। सब हमेशा आपको ऐसे बता के निकल जाएंगे कि अरे डिफरेंशिएट कर दो, हो गया बस। लेकिन एक्चुअल में ग्राफ में हो क्या रहा है आपको कहीं मिलेगा नहीं, यहाँ आपको मिल रहा है, तो आप उसको अच्छे समझो, क्योंकि अगर ये समझ गए तो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। अब इसी तरीके से किसी भी टाइप का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, या इंस्टेंटेनियस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आई बात समझ में क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। किसी को कोई तो पूछ। रिकॉल टेस्ट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बात बोला गया कि एक हॉर्स राइडर है, वो कवर कर रहा है हाफ डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो आपको स्पेशल केसेस बताए थे ना एवरेज स्पीड वाले, तो ये एवरेज स्पीड वाले स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। केस 1 केस 2 करके बताया। आधी डिस्टेंस कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसमें जो ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के लिए हाफ टाइम से, और फिर 15 मीटर पर सेकंड के लिए हाफ टाइम से। बड़ा अजीब क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम कोई मुझे बता सकता है? क्या बोला है, फिर से मैं बता रहा हूँ। एक जर्नी पूरा कर रहा है हॉर्स, लेकिन आधी जो डिस्टेंस है वो पूरा कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अब जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसमें आधा टाइम 10 की स्पीड से और आधा टाइम 15 की स्पीड से कवर कर रहा है। तब आपको बताना है कि जो उसकी मीन स्पीड है वो कितनी होगी। वो दे रखा है उन्होंने, वो बोला कि भैया x/7 है, अगर x/7 है तब कितना। सर हमें एक पार्ट बनाना है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और हमें बता देना कि तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इक्वली होंगे सर। एक हाफ का हाफ है सर। नहीं, पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे। ये तो पहले हाफ पार्ट वो ट्रैवल कर रहा है, कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। तो अच्छा, पूरा पार्ट हम मान लेते हैं कितना है? x है। तो ये पूरा पार्ट या पूरी लेंथ कितनी हम मान लेते हैं? x है। ये पूरा पार्ट हम मानते हैं x। ये पूरा पार्ट मैंने मान लिया, ये पूरा पार्ट कितना है? x है, ठीक है। तो उस पूरे पार्ट x का आधा पार्ट ये x/2 कवर कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, करेक्ट? x नहीं मानते, कुछ और नाम देते हैं वरना कंफ्यूज करेगा। b मानते हैं, ये b/2। अब उसके बाद बोल रहा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, अच्छा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फॉर द हाफ टाइम एंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। अब क्या हुआ है, अब ये डिस्टेंस नहीं बोल रहा हाफ है, अब टाइम हाफ है। तो यहां से यहां तक का जो स्पीड है वो कम है, थोड़ा 10 है, तो मैं थोड़ा सा कम ले रहा हूँ। तो ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, हम मानते हैं t टाइम से, और फिर नेक्स्ट जो है वो t टाइम से फिर चल रहा है, ठीक है। ट्रेवल्ड विद द स्पीड फॉर द हाफ टाइम, आधा टाइम चला, फिर उसके बाद आधा टाइम चला, ठीक है। अब जो बचा हुआ टाइम है, मान लो 10 मिनट में इसको कवर करना था, तो 5 मिनट 10 की स्पीड से चला, और बचा हुआ 5 मिनट जो चला है वो 15 की स्पीड से चला। ये समझ आया क्या क्वेश्चन, कि नहीं समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? अभी को समझ में आया क्वेश्चन? सर फिर से बताना ये। फिर से देखो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला है कि एक गधा जो है वो कवर कर रहा है, तुम लोगों जैसा गधा ही होगा नहीं, तुम लोग के तो स्मार्ट बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, ठीक है। एक हॉर्स जो है वो कवर कर रहा है आधी डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, जो डिस्टेंस बचा हुआ है, वो उसमें वो ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर की स्पीड से। कब तक? आधा टाइम तक।
और फिर आधा टाइम कवर कर रहा है कितनी स्पीड से, 15 की स्पीड से। तो यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस b/2 कवर की है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और फिर उसके बाद कुछ टाइम t टाइम, आधा टाइम ही है, आधे टाइम को हम मान लेते हैं, वो आधा टाइम कितना है, t टाइम। आधा टाइम जो है उसको हमने मान लिया है t टाइम, और वो आधा टाइम जो t टाइम है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है। फिर बचा हुआ पार्ट जो है वो भी एग्जैक्ट सेम आधा टाइम यानी t टाइम जो हमने मान रखा था उससे कवर कर रहा है। कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि क्या होगा पूरी जर्नी में, जो उसकी एवरेज स्पीड है वो बोल दिया उन्होंने x/7, तो आपको x की वैल्यू निकालना है। फिर से समझाऊं क्वेश्चन, क्या फिर से समझाऊं क्वेश्चन? समझ आ गया सर। चलो अब सर एक्स हाँ, एवरेज स्पीड रिपीट करना सर, कैसे? एवरेज स्पीड आपको बोल दिया है कि एवरेज स्पीड जो दे रखा है वो x/7 दे रखा है। तो अब आपको गिवन है सर। x की वैल्यू बताना होगा। एवरेज स्पीड निकालेंगे, उसको इक्वल x/7 रख देंगे, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी उसकी। सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे सर, उसको इक्वल रख देंगे। हाँ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक टाइम है, सर। अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक जो रेड वाला पार्ट नाम ही दे देते हैं, इसका ए नाम है, इसका बी नाम है, इसका सी नाम है, इसका डी। ए बी डिस्टेंस को हमने क्या ले रखा है? 5 सर। ना ना ना, डिस्टेंस नहीं, b/2 सर, b/2 है ना। अच्छा एक काम करते हैं, अदर डिस्टेंस डायरेक्ट बी लिख दो ना क्या बेटा? सर, डायरेक्ट बी लिख दो। हाँ डायरेक्ट बी भी लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स हमारे ज्यादा हो जाएंगे ना। वैसे वेरिएबल्स ज्यादा तो नहीं होंगे, हाँ ठीक है ठीक है, चलो डायरेक्ट बी भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ ओहो, ठीक है, चलो दो इक्वेशन आ जाएगी अब हमारी यहाँ पे। अच्छा टोटल डिस्टेंस भी हो गई, टोटल टाइम बात करते हैं। अगर 5 की स्पीड से चल रहा है और b/2 डिस्टेंस कवर कर रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा? b/10। देखते हैं टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है b/2 और स्पीड कितनी है 5। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, b/10। ये बात समझ आई क्या इस पार्ट के लिए सारे बच्चों को? कि इस पार्ट ए बी पार्ट के लिए स्पीड दे रखी थी, ए बी पार्ट के लिए डिस्टेंस दे रखा था, तो टाइम कितना हो जाएगा, b/10। तो अच्छा दूसरे बीसी पार्ट के लिए टाइम कितना है t, और सीडी पार्ट के लिए टाइम कितना है t, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो ए बी पार्ट के लिए टाइम हो गया b/t, बीसी पार्ट के लिए टाइम हो गया t, और सीडी पार्ट के लिए टाइम हो गया t। तो हमारे पास रिलेशन आ गया b/b/10 + 2t। यहाँ तक बात समझ आई क्या? सर ऊपर बी क्यों लिया था? यस क्या सर। बेटा? ठीक है सर, टोटल डिस्टेंस है बी। टोटल डिस्टेंस। हाँ टोटल डिस्टेंस भी हमने मान रखा है। क्या हुआ, और कुछ कि आगे बढ़े? आगे बढ़। क्लियर सर। अच्छा जो अब बी से सी तक जो पार्ट है उसकी डिस्टेंस निकल सकती है क्या, जब हमको टाइम दे रखा है और जब हमको वो दे रखा है स्पीड दे रखा है इस पार्ट के लिए? यस सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन यस सर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड स्पीड अपॉन टाइम की स्पीड इनटू टाइम? स्पीड इनटू टाइम। हाँ तो ये वाली जो बीसी डिस्टेंस है, बीसी डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। बीसी में स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम 10 मिनट पर सेकंड कितना है? 15 मिनट पर टाइम सेकंड। कितना है बीसी में? 2t। बीसी में, सिर्फ बीसी में टी t। तो स्पीड 10 टाइम है t, स्पीड इनटू टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, करेक्ट, 10t। यस सर। सीडी में बताओ स्पीड कितना है और टाइम कितना है और कितना हो जाएगी डिस्टेंस? 15t। फिर उसके बाद ए बी में डिस्टेंस कितनी है? ए बी में तो डिस्टेंस हमको पता है कितना है, b/2। अगर मैं ए बी बी सी सी डी को तीनों को ऐड करूंगा तो क्या तीनों टोटल डिस्टेंस नहीं हो जाएगी? ए बी बी सी सी डी को ऐड करने पर टोटल डिस्टेंस नहीं हो जाएगी? यस सर। यस सर। अच्छा तो ये हो जाएगा b/2 + 10t + 15t। यहाँ तक बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। अच्छा चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, तो अब ये हो जाएगा b/2
प्लस 10t 15t कितना हो जाएगा 25t हो जाएगा क्या? Yes, sir. 25t अच्छा ए बी बी सी सी डी टोटल डिस्टेंस बी ऑलरेडी हमने माना था क्या? Yes, sir. ए बी बी सी Yes, सी डी sir. का एडिशन बी के इक्वल हो गया। equal to b sir. Yes Yes, sir. हाँ, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को नंबर 1 मान लेते हैं इक्वेशन 1 को। Sir तो b is plus equals 50t by 2. प्लस और कितना था भाई हमारे पास 25t Plus था, करेक्ट? 25t. Yes, sir. तो ये सॉल्व हो जाएगा तो ये b by 2 इज इक्वल्स टू b by 25t हो 2 जाएगा और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Yes, b अपॉन 50 हो जाएगी क्या? Yes, sir. Yes sir. अच्छा Yes, अब जो sir. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो था हमने b अपॉन b by 10 प्लस 2t लिखा था, वो लिख लेते हैं। avg स्पीड इज इक्वल्स टू b अपॉन b by 2 प्लस कितना था 2t था। 10t 2t sorry. तो अब रख दे क्या t की वैल्यू b अपॉन b by 2 प्लस 2, t की वैल्यू कितनी हो गई b by b by 50 50. हाँ, तो ये सॉल्व b by करेंगे 25 b by 2 प्लस b by 25 25. सही है क्या? सही चल रहा है सारी Yes, चीजें? Yes, Yes, sir. Yes sir. चलो avg स्पीड हम लिख लेते हैं, avg हमारे पास हो जाएगा b अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो ये 26b अपॉन 25 करेक्ट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. 25 ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, b से b सॉल्व कर लिया और ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 26 हो जाएगा v एवरेज। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है सर 26/25 होना चाहिए ना? 25/26 होना चाहिए ना, सही है सर, है ना? लेकिन हाँ, मुझे सर। लग रहा है हमने कहीं गड़बड़ कर दी ये है, LCM में नहीं गड़बड़। एलसीएम में गड़बड़ कर दी क्या हमने? सर टी की वैल्यू b/50 by 2 और ये 25t हो गया, सही लिखा है ना सब जगह, देख लो गड़बड़ ना कर रहे हम। डिस्टेंस कितनी होगी 10t और ये 15t, 10 और 25t हो गया, 10 और 15 25t होगा और ये b by 2। हाँ ठीक है, टोटल डिस्टेंस ठीक तो कर रहे हैं, b by 2 25 अब b की t की वैल्यू कितनी हो जाएगी b by 50 हो जाएगी, करेक्ट करेक्ट ठीक है। और यहाँ पे हमने सही लिखा है क्या, यहाँ पे आधी डिस्टेंस इतना हो गया, फिर आधा टाइम दिया हुआ है, रिमेनिंग द डिस्टेंस वाज ट्रैवल्ड 50 मीटर फॉर हाफ द टाइम एंड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम, द मीन स्पीड आ रहा है, ठीक है x/7 दे रखा था, ठीक है। तो एवरेज टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी b और टोटल टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा टाइम इज इक्वल्स टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है b by 2 अपॉन 5 करेंगे तो b by 10 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे टाइम t, यहाँ पे टाइम t 2t, b by 10 प्लस 2t, हाँ ठीक तो है, ठीक तो कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो वैसे किया नहीं हमने, चलो ठीक है 25 अपॉन टी। अब x/7 दे रखा था तो 25 अपॉन 26 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 25 इंटू 7 अपॉन 26, ये आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, मैं इसको दोबारा से देख लूंगा, लेकिन सही आना चाहिए आंसर। अप्रोच समझ में आया सारे बच्चों को, या कुछ गलती? देखो मुझसे भी कुछ ना कुछ छूट सकता है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, कुछ हो सकता है डेटा या कुछ अप्रोच इसमें छूट रहा हो मुझसे। एक बार ना हल्का हल्का रिकैप दे दो ताकि पता चल जाए। अच्छा हल्का हल्का रिकैप दे देता हूँ ताकि आप लोग भी मुझे बताओ कि सर आप यहाँ गलत कर रहे हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि हॉर्स राइड कवर कर रहा है आधी डिस्टेंस 5 की स्पीड से, फिर उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, बचे हुए डिस्टेंस है, वो ट्रेवल कर रहा है 10 की स्पीड से आधे टाइम के लिए और 15 की स्पीड से आधे टाइम के लिए, ठीक है। तो जो मीन स्पीड है पूरे टाइम में वो दे रखा है x/7, तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तब उन्होंने बोला सर 6.73 कुछ आंसर आ रहा है। अच्छा बेटा ठीक है। अब हमने क्या किया, आधी डिस्टेंस b by 2 लिया और वो आधी डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है, 5 की स्पीड से कवर कर। अब बचे हुए उसमें वो आधा डिस्टेंस नहीं है, आधा टाइम है, तो आधा टाइम मान लेते हैं वो कितना है t, कितनी स्पीड से कर रहा है 10 की स्पीड से, फिर आधा टाइम एग्जैक्ट सेम t लेकिन कितनी की स्पीड से कर रहा है 15 की स्पीड से कर रहा है। ये हमने डायग्राम बना लिया और पूरी डिस्टेंस कितनी है b। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमने b माना है, टोटल टाइम मानना है। अब पहले वाले पार्ट में हमको टाइम निकालना है, जब हमको स्पीड और डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस b by 2 और स्पीड कितनी है 5, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा b by 10 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद टाइम है t, फिर उसके बाद टाइम है t ऐड होकर के tt 2t हो जाएगा, तो b अपॉन b by 10 प्लस 2t हो गया। अच्छा b by 10, ओ हो देखा बेटा b by 10, b by 10 है, मुझे ऐसा ही लगा कुछ ना कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, b by 10 है, ठीक है। b अपॉन, अच्छा 10 5 50,
तो 5b और 25 2 जा 50, 2b अपॉन 50, तो ये हो जाएगा b अपॉन 7b अपॉन 50, और इसको सॉल्व करेंगे b इंटू 50 अपॉन 7b, ऊपर से भी नीचे से भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया 50 अपॉन 7। अभी समझ में आया कि आप लोगों को क्या गलती हुई थी? यस सर, b by 10 लिख रहे हैं। गलती, हाँ b by 10 लिख रहा था मैंने, b by 2 लिख दिया था, इस वजह से गलती हुई। और एवरेज स्पीड दे रखा था x अपॉन 7, तो ये 50 अपॉन 7 हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 50 सर। बात समझ आई क्या? यस शुरू से सर। बताऊं फिर से? हाँ ये देखो मुझसे गलती, मैं शुरू से बोला कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक होती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। b by 10 की जगह मैंने b by 2 रख दिया तो गड़बड़ हो गया था। आई बात समझ में सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। तो ऐसे करना है आपको, एक रिकॉल टेस्ट चलो मैं नहीं कर दिया लेकिन आपको करना था, खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रखा है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख रखी है। सर अब आज हम, हाँ बेटा सर ये पिछली स्लाइड में से थोड़ी सी एक चीज समझ नहीं आई थी इसमें, सर, जहाँ पे आपका सॉल्यूशन है जिस स्लाइड पे ना हाँ सर, यहाँ पे जो फर्स्ट पे है b इक्वल टू b by 2 प्लस 25t, तो सर इसका नेक्स्ट t कैसे आ गया? ये b by 2 कैसे आ गया यहाँ पे, और 25t कैसे आ गया? यस सर, ये थोड़ा इस b by 2 को उधर भेजेंगे, b माइनस b by 2 हो जाएगा। सही लिखा क्या? 1 माइनस हाफ सर, हाफ ही होगा। b में से b by 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, b by 2 बचेगा, और ये 25t बचा। सही लिखा? थैंक यू 25 को उधर भेज देंगे तो b बटे 50 हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आया क्या? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। हाँ पूछना हो पूछ लो भाई। देखो उसमें गड़बड़, मैंने 10 की जगह b by 10 की जगह b by 2 लिख दिया, इस वजह से गड़बड़, बाकी सारी चीजें सही आ रही। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह मैंने आपको बता दिया, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, उनके बीच डिफरेंसेस भी देख लिया था, और स्पीड भी हमने आपको बता दिया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बता दिया था। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मुझे कुछ एक चीज ये समझानी थी कि अब आपको ध्यान से देखना है इस ग्राफ को, ठीक है? इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने इस ग्राफ में क्या बनाया हुआ है? इस ग्राफ में बनाया हुआ पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाया हुआ, और ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करते हुए जा रही है, ये वाला जिस पे मूव कर रहा है मेरा हाथ, मेरा पॉइंटर, वो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का। और जब वो इस तरीके से मोशन कर रहा है तो हुआ क्या कि इनिशियल यहाँ पे था पोजीशन x1 था, फाइनली बॉडी यहाँ पहुंच गई x2। तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रही है ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट को दिखा रही है। डिस्प्लेसमेंट है नहीं, डिस्प्लेसमेंट उसका देखने के लिए आपको यहाँ से वर्टिकल इधर डालना पड़ेगा, यहाँ से वर्टिकल इधर डालना पड़ेगा, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये x1 से x2 को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्चुअल में स्लोप है, स्लोप को बता रही है, एक तरीके से एवरेज स्लोप को बता रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है नहीं। तो आप इसको मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट है समझने के लिए, पर ये है नहीं डिस्प्लेसमेंट। और ये आप देखो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, यहाँ से ये पहला टाइम ऐसे वर्टिकल डालूंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा t1, तो यहाँ से ऐसे वर्टिकल डालूंगा दूसरा पॉइंट मिलेगा t2, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो कहलाएगा डेल्टा t1। अब उस तरीके से हमने देखा कि इस पॉइंट्स के यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, बहुत सारी वेलोसिटीज के अंदर इंक्लूडेड है। और ये जो आपने लाइन ड्रॉ की ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है? और ये आपने हॉरिजॉन्टल जो ये वाली लाइन है टाइम, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा भी है, वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट लिखा भी है, हमने देखा नहीं यहाँ पे, डेल्टा x1 ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा t1 आपका टाइम हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उन दो पॉइंट्स को और करीब लेकर के आए, तो क्या बन गया x1 और x2 और करीब आ गए। तो फिर ये वाला हॉरिजॉन्टल इधर डालेंगे, डालेंगे इधर, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है वर्टिकल लाइन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2 और ये हो गया टाइम डेल्टा t2। लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट्स पर अलग अलग वेलोसिटी है। ऐसे ही हम और छोटा करते जाएंगे और x1 x2 पास आते जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब x1 और x2 बिल्कुल ही एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, तब जो हम ये डायरेक्ट लाइन ज्वाइन करने वाला मिला रहे थे, डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली लाइन मिला रहे थे, जो स्लोप बना रहा था वो शुरू में तो ऐसे था, ठीक है, बाद में ऐसे हो गया। फिर लास्ट में जब दोनों एक ही जगह पे पॉइंट आ गए तो आपको दिखेगा वो जो लाइन हम बना रहे थे दोनों पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन करने वाली, वो एक ऐसी लाइन बन रही है जो उस कर्व को जस्ट टच करके निकल रही है, और ये जो लाइन कहलाएगी वो उसका स्लोप कहलाएगी।
और इस पॉइंट पर आप जो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, हालांकि बहुत ही छोटा है, आपको निकालने का तरीका यहाँ नहीं है। यहाँ तो आप ट्रायंगल की मदद से स्लोप निकाल लोगे, ट्रायंगल की मदद से स्लोप निकाल लोगे। यहाँ आपको कोई ट्रायंगल दिखेगा ही नहीं, तो आप कैसे स्लोप निकालोगे? लेकिन उस तो निकाल तो नहीं पाओगे ट्रायंगल की मेथड से, तब दूसरा मेथड अपनाएंगे जिसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन की मदद से निकाल दोगे। तो आप यहाँ पर जब स्लोप निकालोगे डिफरेंशिएशन की मदद से, तब जो आप स्लोप निकालोगे वो कहलाएगा उसका वेलोसिटी। यहाँ पे स्लोप निकाल रहे थे, वेलोसिटी कहलाएगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे स्लोप निकाल रहे थे, वेलोसिटी कहलाएगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे स्लोप निकालोगे लेकिन ट्रायंगल के मेथड से नहीं निकालोगे, डिफरेंशिएशन के मेथड से निकालोगे, और ये भी स्लोप कहलाएगा वेलोसिटी, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। इस पॉइंट या इस टाइम t3 पर हुई वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पॉइंट x3 पर हुई वेलोसिटी को बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे वही बात लिखी, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा t1। ये डेल्टा x1 ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, डेल्टा t1 निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी का सिंबल भी दिया, बार बनाया। वही सेम चीज यहाँ किया है, वही सेम चीज यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो करेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो आप इस ट्रायंगल्स की मदद से नहीं निकाल सकते, उसको डिफरेंशिएशन की मदद से निकालना है। तो इस पॉइंट t3 पर या x3 दोनों एक ही पॉइंट बन जाते हैं, इतना क्लोज आ जाते हैं, बहुत क्लोज आते हैं, हम कहते हैं एक ही पॉइंट हो। तो इस पॉइंट पर जो आप वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। उसके लिए आप ट्रायंगल वाला मेथड नहीं यूज कर सकते कि भाई ये इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया और परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, वो नहीं कर सकते। यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आपके लिए जो मेथड होगा वो आपके लिए डिफरेंशिएशन का मेथड होगा। और इस तरीके से आपने यहाँ भी स्लोप निकाल लिया। अब यहाँ पे जो टाइम होगा, दोनों दो डिफरेंट टाइम नहीं होंगे, दोनों एक ही जगह टाइम, एक ही टाइम बन जाते हैं t3। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट 4.23 वाला टाइम जो होगा, हम कहेंगे कि इस टाइम पर हमने वेलोसिटी निकाल ली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ आई क्या सभी को? यस सर। हाँ चलो, अब उसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये पढ़ाया क्या मैंने लास्ट क्लास में आपको? नो सर। नो सर। अच्छा चलो, फिजिक्स में चेंज ऑफ वेलोसिटी, फिजिक्स में चेंज का मतलब होता है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको हम डिफरेंस भी बोलते हैं। और फिजिक्स में रेट का मतलब होता है आपको डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड बाय टाइम करना है। ये आपको टाइम से डिवाइड बाय टाइम करना है। तो आप क्या करना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, यानी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, अपॉन टाइम करना है। हाँ, तो एक्सेलरेशन आपका निकल जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो डेल्टा v से रिप्रेजेंट करते हैं इस सब्ट्रैक्शन को, और इस सब्ट्रैक्शन को भी डेल्टा t से रिप्रेजेंट। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसको टाइम इंटरवल बोलते हैं। तो करने से आपका वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और ये क्या है, डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। करता क्या, स्पीड को बढ़ाने का काम या स्पीड को घटाने का काम करता है, या डायरेक्शन को, वेलोसिटी को घटाने या वेलोसिटी को बढ़ाने या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। तीन काम करता है। ये कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड होगा और इसके अंदर भी क्या होगा बेटा, डायरेक्शन। समझ आ रही सारी बात? अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालोगे? जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होगी, किसकी होगी, वही एग्जैक्ट डायरेक्शन एक्सेलरेशन डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, एक सर्कुलर मोशन बना रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर सर्कुलर मोशन में निकालने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करके ये वेलोसिटी निकल गई इस पॉइंट पर v1, और उसी तरीके से इस पॉइंट पर b पॉइंट पर वेलोसिटी निकल गई ऐसे v2। अब मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, और जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कैसे निकालूंगा, और जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तीन बात हमको निकालना है कि चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालना है, और तीसरी बात बोलना है कि जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, क्योंकि सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि जो डायरेक्शन है वो सेम है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। कैसे निकालते हैं? अब इस वेक्टर v1 को ऐसे पकड़ूंगा, पकड़ के ड्रैग करके मैं ऐसे लाके बना दूंगा v1। हाँ बेटा, क्या बोला आपने? सर फॉर्मूला बताया एक्सेलरेशन का, v2 माइनस v1 वाला। समझ नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? शुरू से बता दूंगा मैं। से सर्कल रिपीट करना। हाँ सुनो, ये हाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई और पार्टिकल है, ऐसे यहाँ पे एक पत्थर बांध के मैं ऐसे सर्कुलर मोशन इस पार्टिकल को करवा रहा हूँ। अब इस सर्कुलर मोशन में हम अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं, अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी निकालते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, ए पॉइंट पर वेलोसिटी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा सर्कुलर मोशन में? तो हम क्या करते हैं, सर्कल को टच करता हुआ एक लाइन बना देते हैं, एक वेक्टर बना देते हैं, जिससे हमको उस पॉइंट पर सर्कल, उस पॉइंट पर पार्टिकल की
वेलोसिटी का वेक्टर मिल जाता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाती है। नंबर तो नहीं बता पाऊंगा इस डायग्राम से, लेकिन डायरेक्शन तो पता चल गई कि इस साइड जा रहा है। ये बात समझ आई क्या? यस सर। बाकी लोग को? यस सर। यस सर। चलो, अगर मैं उसी तरीके से बी पॉइंट पे बात करूं, यहाँ पे मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, तो इसी को टच करते हुए एक लाइन बना दूंगा, टेंजेंट बना दूंगा, और इससे मुझे डायरेक्शन पता चल गई कि v2 की वेलोसिटी इधर साइड जा रही है, v1 की वेलोसिटी इधर साइड जा रही है। बी पॉइंट सही है कि गलत लिखा हो? गलत बात कोई है नहीं, कुछ समझ में ना आने वाली बात हो कुछ बताओ। चलो, अब मैं कह रहा हूं कि भाई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो क्या इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है? हुई है सर चेंज। तो हम इसको बोलेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है, चाहे डायरेक्शन में चेंज हुआ हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है। क्यों बोलूंगा? क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। तो हो सकता हो कि स्पीड यहाँ पे 5 मीटर, मैग्नीट्यूड 5 रहा हो, और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 5 रहा हो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है वेलोसिटी का? हुआ है सर। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज हुई है। ठीक। यस अब सर। अगर हाँ चेंज इन वेलोसिटी हुआ है तो उस चेंज इन वेलोसिटी को निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? अब आप देखिए, इस v1 वेक्टर को मैं पकड़ के लाऊंगा, यहाँ पर फिर से बना दिया v1 वेक्टर, और इस v2 वेक्टर को पकड़ के लाऊंगा, ऐसे बना दूंगा, ये हो गया v2 वेक्टर। सही बनाया कि गलत है कुछ? यस सर। और ये उन लोगों के बीच का एंगल थीटा हो गया। अब यहाँ इस पॉइंट से एक और वेक्टर मैं शुरू करूंगा और ऐसे ले रिजल्टेंट वेक्टर सर। हाँ, अब ये मैंने Resultant अपने पास vector। से बनाया। अब ये वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर P है। अब इस वेक्टर में क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर लगा सकते हैं? यस सर लगा Yes, sir। सकते हैं। यस कौन सर। सा वेक्टर किस में ऐड हो रहा है? वेक्टर v1 वेक्टर v2 ऐड होके वेक्टर P दे रहा है क्या? यस यस सर। सर। नहीं, आप माइनस हो गया सर। आप देखो, वेक्टर v1 के टेल पर P का, सॉरी, वेक्टर v1 के हेड पर वेक्टर P का टेल लगा हुआ है, तो एक्चुअल में v1 वेक्टर में P वेक्टर ऐड हो रहा है, और उन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, वो v2 वेक्टर है। इसी को मैं ऐसे बना दूं कि ये v1 वेक्टर है, और हाँ, हेड टेल रूल, ये वेक्टर P वेक्टर ऐसे है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे वेक्टर v2 आ रहा है। उसी चीज को मैंने ऐसे यहाँ पे बनाया है। अभी समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कौन सा वेक्टर किस में ऐड हो रहा है। अब v1 v2 लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि v1 v2 ही ऐड हो रहा है, नहीं। हेड टेल रूल देखो कि किसके हेड पर किसका टेल जुड़ा हुआ है। v1 के हेड पर, v1 के एंड पर p वेक्टर का स्टार्ट जुड़ा हुआ है, p वेक्टर का टेल जुड़ा, हाँ टेल जुड़ा हुआ है, स्टार्ट या टेल जुड़ा हुआ है, यानी कि v1 वेक्टर और p वेक्टर का एडिशन हो रहा है, और उन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? उन दोनों का रिजल्ट आएगा कि जो आपने v1 वेक्टर का टेल और p वेक्टर का हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा, ये उन दोनों का रिजल्ट होगा। उसी चीज को ऐसे बना दिया है कि v1 वेक्टर ऐसे है, इसके हेड पर p वेक्टर का टेल जोड़ दिया, इसके एंड पर p वेक्टर का स्टार्ट जोड़ दिया। तो अब जो शुरू में v1 वेक्टर का स्टार्ट और फाइनल में जो p वेक्टर का हेड है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। ये सही बात है? ये गलत बोल रहा हूं मैं? सही है सर। तो कैसे लिखेंगे? कौन सा वेक्टर प्लस कौन सा वेक्टर इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर? सर v1 वेक्टर प्लस p वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर। हाँ, v1 वेक्टर प्लस p वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर। करेक्ट कि नहीं करेक्ट? यस सर। अब मैं v1 वेक्टर को उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो वेक्टर p इज इक्वल टू हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? कि किसी को कुछ पूछना है, इसमें कुछ डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, तो अब हमने क्या लिखा है भाई कि वेक्टर p जो हो गया वो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर हो गया है, और ये क्या है? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर बन गया क्या? यस सर। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसी फाइनल माइनस इनिशियल को तो क्या बोलते हैं? डेल्टा v से लिखते हैं, और नाम क्या देते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। सही बोला मैंने? यस सर। तो हमने चेंज इन वेलोसिटी
वेक्टर निकाल लिया। अब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को जरा ध्यान दो कि इस डायग्राम में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर किस साइड है। क्या ये ईस्ट साइड है कि नॉर्थ साइड है कि ये साउथ साइड है कि ये वेस्ट साइड है कि नॉर्थ साउथ साइड है कि साउथ साइड है कि ईस्ट साइड है। इस पी वेक्टर का चेंज इन वेलोसिटी, पी वेक्टर क्या बन गया था, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। पी वेक्टर जो है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो है डायरेक्शन उसकी किधर है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है कि अप साइड है कि डाउन साइड है? ईस्ट साइड है सर। हाँ, ईस्ट है कि वेस्ट है? ये लेफ्ट साइड है ना, पी वेक्टर लेफ्ट में जा रहा है ना, तो इसको वेस्ट बोलेंगे कि ईस्ट बोलेंगे? वेस्ट साइड है। ये जो डायरेक्शन पी की है एग्जैक्टली वेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो वेस्ट ही मानेंगे उसको समझने के लिए यहाँ पे। तो ये वेस्ट साइड डायरेक्शन कहलाएगा। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? अब मैंने क्या सेकंड पॉइंट में कोई मुझे बताएगा कि सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्या बोला था? सेकंड पॉइंट क्या बोला था कि जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो किस डायरेक्शन में होगी? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। यानी कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड होगी, अप साइड होगी कि डाउन साइड होगी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड होगी। हाँ, एग्जैक्टली लेफ्ट नहीं है लेकिन फिर भी लेफ्ट ही साइड तो जा रहा है ना, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो डायरेक्शन है यही सेम डायरेक्शन काहे की हो गई? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो गई। ये जो डायरेक्शन आप, ठीक है, जो कि ऐसे जा रहा था पी वेक्टर, ये जो कि डेल्टा वी वेक्टर है और यही सेम डायरेक्शन काहे की हो गई? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। निकाल लेंगे। अब इस तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि फिर से बताऊं सारी बात शुरू से? चलो ठीक है सर। अब किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकता है कि क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी? नहीं, हो सकता हो पूछ ले, बहुत कम ही होगा कि पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको समझना होगा ना, और इससे डरना क्या है। चलो मैं फिर से कॉन्सेप्ट दे देता हूं। लो, ऐसे है v1 वेक्टर, ठीक है, और ऐसे है v2 वेक्टर। नहीं, ऐसे नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे है v2, ठीक है, सही है। यहाँ पे कोई डाउट है कि यहाँ पर पार्टिकल था ए पॉइंट पर, तो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे इधर नीचे साइड जा रही थी, जिसको हम डायरेक्शन को बोल सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं इसको, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन सीधे सीधे नॉर्थ ही बोल दो इसको कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। सही बनाया मैंने? ये समझ में आई? अब इसमें आपको चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट रहेगा क्या बेटा? सर मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम? मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहे, डिफरेंट ही भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ज्यादातर केसेस में सेम रहेगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी डायरेक्शन की टेंशन लेनी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, वो तो फॉर्मूले में डल जाता है और आसानी से निकल जाता है। डायरेक्शन ही परेशान करता है। अब आप लोग को बताना है कि कोई बता सकता है कि कैसे निकालेंगे? बताओ, सबसे पहले क्या करूं मैं? बनाएंगे सर हेड टेल रूल वाला। हाँ, तो v1 वेक्टर जो है एग्जैक्ट उसी तरीके से v1 वेक्टर मैंने यहाँ बना दिया, एग्जैक्ट जैसे ये बना है वैसे ही बनाया है ना मैंने, कि कुछ गलत बना दिया? सर इसकी टेल पे v2 होगा सर। हाँ, ये सिर्फ v1 बना दिया। नहीं नहीं नहीं, इसकी टेल पे v2 नहीं होगा। उसके बाद ये जो v2 है ऐसे मैंने टेल ज्वाइन होगा, टेल टू टेल यहाँ पे आपको ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों के वही बीच सर जो टेल पे एंगल है, बनाना है सर अभी। अब इन दोनों के बीच का एंगल है, यही कहलाएगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। करेक्ट? यस सर। यस सर। अब मैं क्या करूं? रिजल्टेंट बनाना है सर। रिजल्टेंट अब आपको बनाना होगा, ठीक है। तो ना, एक मिनट रुको, ठीक है, ऐसे बना रहा, ठीक है। इस वेक्टर को क्यू वेक्टर मान लेते हैं। अब इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बताओ मुझे, मैं कैसे लिखूं? सर v1 वेक्टर q वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर। वेरी गुड। और q वेक्टर अगर मैं रोक लूं, v1 को उधर भेज दूं, तो कैसे लिखा है? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। क्या यही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है? यस सर। क्या बोल देंगे? डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी। आपको चेंज इन वेलोसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से, उसकी डायरेक्शन मिल गई क्या? ऐसे ऊपर साइड। यस सर। अब आपको ये जो डायरेक्शन है ऐसे ऊपर साइड, यही डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन।
नॉर्थ ईस्ट सर। यस नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो उसको। ये बोल दो वर्ड्स में बोल दो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अभी भी समझ नहीं आया कि अभी भी डाउट है? आ गया सर। बस ऐसे ही करना है। अब आगे देखो, बोला कि ये तो समझ में आ गया आपको डायरेक्शन का कैसे रोल होगा, कि कैसे आपने दो वेलोसिटी वेक्टर्स को एक जगह टेल टू टेल ज्वाइन करके फिर v1 से स्टार्ट करके v2 की तरफ बढ़ना है और वेक्टर बना लेना है, जैसे हमने यहाँ पे भी किया। ओ ओ ओ ओ, ओ ये क्या हो गया? अच्छा नहीं, सही है, ठीक। तो हमने v1 से स्टार्ट करके v2 की तरफ बना लिया, यहाँ पे भी v1 से स्टार्ट करके v2 की तरफ बना लिया, एक वेक्टर q मिल गया, और वेक्टर q मिलने के बाद उधर वेट किया हमने v2 माइनस v1 निकाली। अगर मैं ऐसे डायरेक्शन बनाना था तो v1 माइनस v2 मिलता, जो मुझे मेरे काम का नहीं, मुझे v2 माइनस v1 चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने एक q वेक्टर बनाया। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है कि देयर आर 3 पॉसिबल वेज इन विच चेंज इन वेलोसिटी में अकर। यहाँ पर एक्सेलरेशन होने के लिए जरूरी है कि चेंज इन वेलोसिटी हो, वेलोसिटी में बदलाव हो, चेंज हो। और चेंज इन वेलोसिटी होने के 3 तरीके। पहला तरीका है कि या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दो, दूसरा तरीका है कि मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, तीसरा तरीका है कि दोनों चेंज कर दो। अगर हम पहले केस की बात करें बेटा, कि केस 1 की बात करें, तो आपको सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। जैसे कि एक सर्कुलर मोशन में बॉडी है, उसका 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा है, फिर इधर भी डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है। क्या यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है? सर चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। हो रही वेलोसिटी है। का कौन सा फैक्टर चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड Direction. फैक्टर चेंज हो रहा है कि Direction. डायरेक्शन फैक्टर चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर। यस, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी प्रेजेंट। अगर चेंज इन वेलोसिटी प्रेजेंट है, मौजूद है, तो क्या एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? यस यस होगा। आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। प्रेजेंट। अब उसके बाद एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब चेंज इन डायरेक्शन होगा, चेंज इन डायरेक्शन होगा वेलोसिटी की, चेंज इन डायरेक्शन किसकी? वेलोसिटी की। जब डायरेक्शन में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और जब एक्सेलरेशन होगा तो वो एक्सेलरेशन कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, 90 डिग्री बना रहा है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे क्वाड्रिलेटर रूल लगा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा? क्वाड्रिलेटर रूल सर। किसका है? वेक्टर्स का? यस सर। उनके सेंटर सर, यस सर, पैरेललोग्राम रूल, उनके सेंटर से जो रिजल्टेंट ज्वाइन करेगा वो आंसर होगा सर। हाँ नहीं बेटा, ऐसा है ना कि यहाँ पर हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, और जो पीछे मैंने आपको समझाया था वो सिर्फ एक जर्नी से लेके दूसरी जर्नी तक का समझाया था, पूरे सर्कल का नहीं था। ये यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना बेटा, ये यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो सिर्फ इतने ही पार्ट की जर्नी का दिया है, पूरे सर्कल का नहीं दिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो मैंने आपको समझाया था वो सिर्फ कुछ ही पार्ट की जर्नी, यहां से लेकर के यहां तक की जर्नी का समझाया था। तो इस यहां से ए से बी तक की जर्नी में आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालना है। यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे ए से बी तक की जर्नी में रेड वाले पार्ट में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालना है, जिसको हम एवरेज एक्सेलरेशन करेंगे। यहाँ पर क्या है, आप अगर पूरे सर्कल का निकालोगे तब कुछ और आएगा आंसर, और हर इंस्टेंट पे निकालोगे तो कुछ और आएगा आंसर, और किसी पार्ट से लेके किसी पार्ट तक निकालोगे तो कुछ और आएगा आंसर। करना तीनों में वही है, वेक्टर्स का यही यूज करना है, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब आप निकाल तो रहे हो, लेकिन किसका निकाल रहे हो? पूरी एक जर्नी का निकाल रहे हो। तो अगर आप पूरी एक जर्नी का निकालोगे तो शुरू में वेलोसिटी ऐसे थी, और बाद में भी शुरू में वेलोसिटी जब ऐसे बॉडी मूव कर रही थी, मान लो ऐसे बॉडी स्टार्ट की थी, इस पॉइंट ए से स्टार्ट की थी, तो एक्सेलरेशन ऐसे था, और बॉडी ऐसे मूव करी मूव करी मूव करी मूव करी और वापस से ए पे आ गई, तो फिर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गई। तो शुरू की वेलोसिटी भी वी ए लेफ्ट साइड डायरेक्शन में थी, और जब जर्नी एंड हो गया तो भी वेलोसिटी वी ए लेफ्ट साइड डायरेक्शन में। तो शुरू का पॉइंट इनिशियल भी वही वी ए लेफ्ट साइड में, और लास्ट का पॉइंट भी वही वी ए लेफ्ट साइड में। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही नहीं रहा यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि पूरी जर्नी में चेंज इन वेलोसिटी हुआ ही नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट ऑकरिंग, यहाँ पर इज नॉट ऑकरिंग। कब? फॉर होल जर्नी, फॉर होल राउंड, पूरे राउंड के जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी प्रेजेंट है एट एवरी
इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पे हम ले रहे हैं, यानी कि इस इंस्टेंट से मैं इधर पॉइंट पे आऊंगा, यहां से हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन मौजूद है, हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन मौजूद है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन मौजूद है, हर पॉइंट पे वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। या फिर तीसरा केस ये हो सकता है कि पूरी जर्नी की बात ना करें, किसी पार्ट की बात कर लें, ए पार्ट से बी पार्ट की बात कर लें। यहाँ पे वेलोसिटी v है जो कि इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे v है जो कि इस डायरेक्शन में। तो पार्ट की बात कर लिया हमने, तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो बेटा, उसमें आपको वेक्टर्स लगाना होगा। पूरी जर्नी पे जब बात करोगे तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 सर। हाँ ठीक है। एवरी इंस्टेंट पे बात करोगे तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मौजूद होगा, 0 यस मौजूद होगा सर। वो किस डायरेक्शन में होगा, किस तरीके से होगा? परपेंडिकुलर होगा सर। परपेंडिकुलर होगा। किसी पार्ट, हाँ अब किसी पार्ट में बात करूं तब तो आपको वेक्टर एडिशन लगा करके बताना पड़ेगा। बात समझ आई क्या? यस सर। हाँ, तो यस सर। किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं वो हमारे लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एक मिनट जरा मुझे टाइम दो। चलो, तो ये हो गया आपका चेंज एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। और तीसरी बात यहाँ पे मुझे क्या ऐड करनी थी? तीसरी बात मुझे ऐड करनी थी कि एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? वेलोसिटी के। कब? एट ईच इंस्टेंट, हर इंस्टेंट, हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन कैसा है? परपेंडिकुलर है। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। अब दूसरे पॉइंट समझते हैं कि जब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ठीक है, क्या चेंज हो रहा हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा, जो कि हमारा केस 2 बन गया कि ऐसे बॉडी चल रही थी 5 मीटर पर सेकंड से, फिर उसके बाद अब बॉडी चल रही है 9 मीटर पर सेकंड से, अब बॉडी चल रही है 11 मीटर पर सेकंड से, अब बॉडी चल रही है 13 मीटर पर सेकंड से, अब बॉडी चल रही है 15 मीटर पर सेकंड से। क्या यहाँ पूरी जर्नी में डायरेक्शन चेंज हुई है कि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है? नहीं हुई है सर। हाँ, डायरेक्शन राइट साइड की, राइट ही साइड है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है वेलोसिटी का? Yes, sir. हाँ, यस सर। वेलोसिटी चेंज तो हुई है, लेकिन वेलोसिटी का कौन सा फैक्टर चेंज हुआ है? Magnitude. मैग्नीट्यूड फैक्टर चेंज हुआ हुआ है, ये वाला फैक्टर चेंज हुआ है। यस अब अगर यहाँ पे बात करें तो हम कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी इज प्रेजेंट, चेंज इन वेलोसिटी मौजूद है। जब चेंज इन वेलोसिटी मौजूद है तो एक्सेलरेशन मौजूद है कि नहीं मौजूद है? मौजूद है सर। Acceleration मौजूद है। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? इस केस में जो है फोर्स होगा या एक्सेलरेशन तो मौजूद होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। या तो पैरेलल हो, अच्छा उसका एग्जांपल भी उन्होंने दिया है कि जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब, या बॉल ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप होती है तब केस क्या बन जाएगा आपका कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये वाला केस क्या था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। अब ये मैग्नीट्यूड चेंज ना, ये केस 1 था ना हमारा, नहीं ये केस 1 था। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज, या तो पैरेलल बोलेंगे या तो एंटी पैरेलल बोलेंगे। एंटी पैरेलल। ऐसी बात है, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है कि डिक्रीज होती जा रही है? इंक्रीज। पैरेलल बोलेंगे डायरेक्शन एक्सेलरेशन की कि एंटी पैरेलल बोलेंगे? पैरेलल। पैरेलल। अगर डिक्रीज होती जाती तो जाहिर सी बात है क्या बोल देते? चलो, तीसरा पार्ट है, तीसरा केस है कि जब दोनों चीज हो रही हो, कि उस केस में क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन तो है, जब दोनों चीजें मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो, तो एक्सेलरेशन तो है। तब इस केस में क्या होता है कि एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक्सेलरेशन के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा जो होता है वो पैरेलल होता है, या एंटी पैरेलल बोल लो या एर पैरेलल बोल लो, और दूसरा जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जब दोनों चीजें चेंज होती हैं और तो एक्सेलरेशन लगता तो है, लेकिन उस एक्सेलरेशन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, और एक हिस्सा उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, दूसरा हिस्सा उसके परपेंडिकुलर होता है। अब अगर मैं बोलूं कि पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला क्या काम करेगा? उसकी डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा कि उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करने का काम करेगा? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। परपेंडिकुलर वाला हिस्सा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या काम करेगा? डायरेक्शन। अब इसको उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन बोला कि भैया एक ऐसे ग्राउंड था, इस पर से एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका और ऑब्जेक्ट ऐसे 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 करते करते उसने ऑब्जेक्ट ने प्रोजेक्टाइल मोशन अपना कंप्लीट कर लिया। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन लग तो रहा है,
कॉन्स्टेंटली ऑक्सीलेशन, एक ही ऑक्सीलेशन लग रहा है लेकिन कितना जी 9.8 लग रहा है, एक्सीलेशन एक ही लग रहा है और वो कॉन्स्टेंटली नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, बात सही है। लेकिन इस एक्सीलेशन को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, किसके बेसिस पर? वेलोसिटी के बेसिस पर। वेलोसिटी के बेसिस पर दो हिस्सों में बांटेंगे। हम मान लेते हैं ऐसे वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, एक cos थीटा कंपोनेंट। वेरी गुड। एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ऐसे इधर जाएगा और एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ऐसे, रुको दूसरे कलर से हम देख लेते हैं तो बेटर होगा। एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का ऐसे लग रहा है, ए का ये ऐसे बना देता हूं, पैरेलल एंटी पैरेलल वाला और ये वाला परपेंडिकुलर वाला। एक्सेलरेशन को मैंने दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट एक्सेलरेशन का कैसा है, पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला सिंबल बना दिया है मैंने, और दूसरा पार्ट कैसा है भैया, ये परपेंडिकुलर। अब ये जो पार्ट है पैरेलल या एंटी पैरेलल, वो क्या करेगा? स्पीड को, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करेगा। बात समझ में आई क्या? और ये जो है, हाँ, और जो परपेंडिकुलर वाला है वो कौन सा काम करेगा? उस डायरेक्शन चेंज। तो देखते जा रहे वेलोसिटी ऐसे यहाँ पर है, फिर थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी। आप देख रहे हो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, मोशन की डायरेक्शन चेंज होती है। वो डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन कर रहा है? ये पैरेलल एंटी पैरेलल वाला कर रहा है कि परपेंडिकुलर वाला कर रहा है? और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होते 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 यहाँ पर पहुंच के उसकी जो वर्टिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, पूरी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वर्टिकल वाला जीरो हो जाएगा। हाँ, जीरो हो जाएगा, एक कंपोनेंट उसका जीरो हो जाएगा, फिर उसका फिर बढ़ेगा भी, वो उसको इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। एक कंपोनेंट यहाँ पर एंटी पैरेलल लग रहा है, एंटी पैरेलल लग रहा है, एंटी पैरेलल लग रहा है, फिर उसके बाद वो पैरेलल लगने लगता है। यानी कि यहाँ पर एक ऐसे पैरेलल एंटी पैरेलल लग रहा है, ऐसे बनाते हैं ना पैरेलल का सिंबल, तो मैं उल्टा ही बना रहा हूँ, और एक उसका ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर वाला, फिर एक यहाँ पे एंटी पैरेलल लगेगा और एक ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वो पैरेलल लगने लगेगा और ये तो परपेंडिकुलर लग ही रहा है। ये पैरेलल लगेगा, उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करेगा, और ये परपेंडिकुलर लगेगा। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है समझने के लिए कि जो इन दोनों का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट और पैरेलल एंटी पैरेलल वाला जो भी है, पैरेलल या एंटी पैरेलल कंपोनेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो हमेशा किधर आएगा? वो नीचे की तरफ आएगा। कितना? नीचे की डायरेक्शन में आएगा। कितना? 9.8। यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है पैरेलल एंटी पैरेलल वाला और ये वाला जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर भी कितना आएगा? नीचे की तरफ, और 9.8। ये पैरेलल वाला, एंटी पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला का रिजल्टेंट अभी करोगे कैलकुलेट, 9.8 ही आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे भी करोगे पैरेलल एंटी पैरेलल वाले का 9.8 आएगा और नीचे ही आएगा। ओवरऑल जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो वेक्टर लग रहा है एक्चुअली में एक ही डायरेक्शन में लग रहा है और एग्जैक्ट 9.8 ही लग रहा है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं। वो एक कंपोनेंट उसका इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और एक कंपोनेंट उसका डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। बात समझ आई कि सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। सर आवाज ठीक नहीं आ रही सर। मेरी आवाज नहीं, किसी ने माइक ऑन कर रखा है। कौर सिंह, यू टर्न ऑफ योर माइक। चलो, तो ये थर्ड पार्ट यही बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया जब इस ऐसा होगा कि डायरेक्शन भी चेंज होगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तब उसमें एक्सेलरेशन को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा पैरेलल या एंटी पैरेलल जो उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, दूसरा हिस्सा परपेंडिकुलर होगा जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। और एक एग्जांपल दे दिया प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद यहाँ पर आप देखो एक्सेलरेशन टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया कि जब हम टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दें और उस वक्त पर जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है, जिसको हम क्या कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम को एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, लेकिन जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा टेंड्स टू 0 हो, तब उस वाले एवरेज एक्सेलरेशन का नाम बदल के हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसको निकालते हैं डिफरेंशिएशन की वजह से। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसको टाइम इंटरवल बोलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब कहलाएगी जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम ही हो, चेंज ना हो। जैसे कि यहाँ पर, अरे क्या हो रहा है सर? स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही सर? हो रही है। अच्छा, हो रही है सर।
अच्छा अच्छा, नेटवर्क इश्यू है। हाँ अब यहाँ पे देखो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो मैंने केस बताया था इसमें पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन राइट साइड ही था और पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन ए लग रहा था। ए मतलब वही पूरा एक्सेलरेशन ए ही लग रहा है, ना चेंज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, वही ए है, ए ही रहेगा, 5 हो या 3 हो जो भी, तो वही सेम चीज। अच्छा यहाँ पे हमने बात लिखी नहीं, यहाँ पे हम बात लिख लेते हैं कि चेंज इन मैग्नीट्यूड यहाँ पे प्रेजेंट है, चेंज इन मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगा, और जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ क्या था, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्शन ऑफ चेंज वेलोसिटी इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जो सेकंड रूल है वही यहाँ पे भी लग जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एग्जैक्टली डायरेक्शन हो जाएगी काय की, एक्सेलरेशन की, ठीक है, इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। और वही उसको अब बात कर लेंगे कि पूरी जर्नी में बात कर रहे हैं, पूरे एक जर्नी में बात कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट में बात कर रहे हैं कि किसी पार्ट में बात कर रहे हैं, वही वाली बात यहाँ पे भी लग जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता दिया मैंने आपको। अच्छा अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, यानी एक्सेलरेशन फिक्स का मतलब उसकी डायरेक्शन भी सेम डाउनवर्ड ही लग रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम 9.8 लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। जैसे कि पीछे एग्जांपल हमने दिया, देखा कि एक्सेलरेशन फिक्स है 9.8 9.8 9.8 9.8 और हर बार 9.8 और डाउनवर्ड 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 डाउनवर्ड, यहाँ पे एक्सेलरेशन फिक्स है, उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, लेकिन तब भी स्ट्रेट पाथ में नहीं चल रहा है। ये कैसे पाथ में चल रहा है, पैराबोलिक पाथ में चल रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो स्ट्रेट पाथ ही होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी वो कैसे चल सकता है, वो पैराबोलिक मोशन में चलेगा। एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन उसका फिक्स है, हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, हमेशा 9.8 लग रहा है। ये बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ऐसा एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में नहीं मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, यानी कभी 5 का एक्सेलरेशन लग रहा है, कभी 10 का एक्सेलरेशन लग रहा है, कभी 15 का, कभी 20 का। जब बाइक चलाओ या स्कूटी चलाओ तो आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगाते हो, कभी ज्यादा एक्सेलेटर लेते हो तो ज्यादा स्पीड बढ़ने का वो रहेगा, हर सेकंड में स्पीड बढ़ेगी लेकिन ज्यादा बढ़ेगी। धीरे से एक्सेलेटर लेगो तो हर सेकंड में स्पीड बढ़ेगी लेकिन स्लोली बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। डायरेक्शन और क्या है, इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ बोथ चेंज ड्यूरिंग मोशन, जब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, बॉडी सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। जब दोनों चीज चेंज होती है तब उसको हम बोलते हैं, माइक ऑफ कर लो, तब उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जितने केस पढ़ाया मैंने आपको, इसमें ये आपका, हाँ, a body is said to have non-uniform body is said to have non-uniform acceleration if magnitude or direction or both change during motion। acceleration का magnitude और acceleration की direction जब बार बार चेंज होती हो तो ऐसे acceleration को हम क्या बोलते हैं, non-uniform acceleration, ठीक है। डायमेंशंस बता दी, LT-2 होगा, acceleration is 0, velocity will be constant and motion will be uniform। अगर acceleration 0 है, acceleration नहीं लग रहा है, सर मैं अभी लीव ले लूं सर, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं ये लास्ट का रिकॉर्ड ले लूंगा। ठीक है बेटा, जाइए। कौन वैसे किसने बोला? आकाश। आकाश, ठीक है बेटा, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, लेकिन जाइए अगर जरूरी हो तो। सॉरी सर। हाँ कोई इशू नहीं बेटा, आप हमको इन्फॉर्म करके जाइए, जो भी बच्चे जाए हमें इन्फॉर्म करके जाए। देखो जल्दी ये डायमेंशन तो आपको पता है, LT-2। अच्छा एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी 5 की स्पीड से चल रहा है तो 5 की स्पीड से चलेगा, और राइट डायरेक्शन में चल रहा है तो राइट साइड डायरेक्शन में ही चलेगा, वो नहीं उसका डायरेक्शन चेंज होगा नहीं उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा अगर एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट यूनिफॉर्म बट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म एंड क्या है, हाउएवर फिर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी 5 का एक्सेलरेशन लग रहा है तो 5 ही का एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। एक साइड में डायरेक्ट एक्सेलरेशन लग रहा है तो एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, यूनिफॉर्म, बट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म एंड इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बोथ मोशन एक्सेलरेशन आर नॉन यूनिफॉर्म। पता नहीं क्या बोल रही है, फिर से पढ़ लो। However, if acceleration is constant, acceleration is uniform, but motion is non-uniform। ठीक है, क्या बोला पहले पार्ट में कि अगर एक्सेलरेशन लग रहा है तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा, स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगी, स्पीड या वेलोसिटी क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। ये बात समझ आई क्या सारे बच्चों को कि नहीं समझ आई? समझ में आई। क्या समझ में आया सर? जब एक्सीलरेशन कंसिस्टेंट होगा तो सर वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहलाएगी, और जब एक्सीलरेशन नहीं, ये तो गलत कर दिया आपने, ये तो गलत बोल।
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? सर यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन लगेगा, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि मैंने लगा दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा दिया। अब जब 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाऊंगा ना मैं, तो वेलोसिटी शुरू में थी 10, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 15, फिर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20, फिर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 25। क्या वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है? नॉन कांस्टेंट जब वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी? यूनिफॉर्म हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में 5 का ही लग रहा था। यहाँ भी 5 का एक्सेलरेशन, यहाँ भी 5 का एक्सेलरेशन, यहाँ भी 5 का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो फिक्स हो गया, एक्सेलरेशन तो फिक्स हो गया। एक्सेलरेशन फिक्स होने के बाद वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। बात समझ आई? ठीक है, आप अपनी स्कूटी पे थोड़ा सा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यही होता है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने एक्सेलरेशन लगाया, 5 का लगाया, राइट साइड में लगाया, तो बॉडी का मोशन होता जाएगा, बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे मोशन को हम, हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। हाँ, तो ऐसे मोशन को 2 टाइप से बोलेंगे। इस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहने का मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन फिक्स है। एक हिस्सा ये हो गया। दूसरा होगा कि हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा वर्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और कुछ नहीं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, वेरी गुड। तो चाहे ऐसे बोलो कि एक्सेलरेशन फिक्स है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, चाहे ऐसे बोलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलो, यानी कि वेलोसिटी फिक्स नहीं है। सर जो टेस्ट होगा कल, उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता बेटा, उसके बाद क्या होगा आप कोऑर्डिनेटर से पूछा करिए। गुड इवनिंग। चलो बेटा, उसके बाद बोला है कि एंड इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो बोथ मोशन एंड एक्सेलरेशन आर नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि अभी लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, फिर अभी लग रहा है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, फिर अभी लग रहा है 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन, फिर अभी लग रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो शुरू में वेलोसिटी, देखो यार गड़बड़ यहाँ लिखने में दिक्कत करेगा। शुरू में वेलोसिटी मान लेते हैं, रुको यार, यहां बता रहा हूं मैं, ठीक है, यहां बता रहा हूं। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन। यहाँ पर है वेलोसिटी जो थी बॉडी की वो थी 3 मीटर पर सेकंड। अब 3 से 5 बढ़ करके कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब 8 से 5 नहीं बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी 5 बढ़ेगी कि 9 बढ़ेगी? अब तो लोगों समझ नहीं आ रहा क्या? पूछिए बेटा, बोलना दोबारा बोलना। देखो यहाँ पे शुरू में 3 थी, पर उस पर एक्सेलरेशन लगाया 5 का, तो वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई 8 हो गई। अब एक्सेलरेशन लगाया मैंने कितने का 9 का, तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 8 में 5 जोड़ेंगे कि 9 जोड़ेंगे? 17 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन 9 का लग रहा है कि 4 का लग रहा है? 4 तो एक्सेलरेशन कितना, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अब? 21 अब एक्सेलरेशन कितने का लग रहा है? 4 का लग रहा है कि 2 का लग रहा है? 2 का 23 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 23 मीटर। तो ये वाला जो केस है उसमें क्या है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म? और मोशन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? तो उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तब क्या होगा, मोशन को भी बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन को भी बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो कि आपको सेकंड केस में पढ़ा है। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म। और मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। इसी बात को समझाया गया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन ही नॉन यूनिफॉर्म है तब भी क्या होगा, उस केस में भी क्या होगा, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर।
तो भैया दोनों केस में मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म होना ही होना है, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, बट मोशन, दोनों केस में मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, और एक केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और एक केस में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। इसी बात को उन्होंने समझाया है। बात समझ आई क्या आप लोगों को कि नहीं समझ में आई? यस सर। चलो अब ये वाला पार्ट जो है कुछ खास है नहीं, जो पीछे मैंने सारी बातें समझाई उसको मैथमेटिकली लिख दिया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, और कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, ये बस ऐसे ही उसी चीज को बोला है जो मैंने समझाया पीछे। एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, उसी चीज को बोला एक्सेलरेशन। और उसी चीज को बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर ए फाइनाइट टाइम, या तो नॉर्मल टाइम पे इंटरवल ले लो या तो इनफाइनाइट सिमल टाइम इंटरवल ले लो, यानी कि इसी को मैथमेटिकली बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे वही चीज समझाया कि यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे थी v1 डायरेक्शन वेलोसिटी की, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन v2, तो v1 वेक्टर को ड्रैग करके लाके यहाँ पे उन्होंने बना दिया, और v2 वेक्टर को ड्रैग करके यहाँ पे लाके बना दिया, टेल टेल ज्वाइन कर दिया, और फिर v1 के हेड से लेकर के v2 के हेड तक एक नया वेक्टर बना दिया। ये नया वेक्टर हमने क्यों नाम दिया था, यहाँ पे इन्होंने उसी नए वेक्टर को डेल्टा वी नाम दिया, फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा करके डेल्टा वी निकाल लिया, यानी v1 प्लस, देख रहे हो ना, v1 के हेड पर डेल्टा वी का टेल जुड़ा है, तो ये वेक्टर v1 प्लस डेल्टा वी का एडिशन हुआ है, जिससे फाइनल रिजल्टेंट क्या मिला है, वेक्टर v2 मिला है। ये सही बोला क्या मैंने, गलत बोल दिया मैंने? करेक्ट है सर। हाँ, किसी को कोई डाउट? अब डेल्टा वी को रोक दिया हमने, v1 को उधर भेजा, तो v2 माइनस v1 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को तो बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। लिखने का तरीका डेल्टा वी होता है, तो इसी चीज को दोबारा इन्होंने बता दिया है, वही जो चीज पीछे मैंने आपको पढ़ाई। करेक्ट। अच्छा, जो डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन डेल्टा वी की एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन में देखोगे, नॉर्थ नहीं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एग्जैक्ट सेम ये इन्होंने डायरेक्शन दिखा दी कि देखो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना, ये इस साइड होगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी। सही बोला क्या? यस सर। क्योंकि सेकंड पॉइंट ये कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन ही किस चीज की डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। करेक्ट? यस सर। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकंड बताया, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका बचा है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। और आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग करते ही नहीं है। ये करते हैं? नहीं करते हो? कैसे कैसे काम चलेगा? ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्लास का टाइम तो ओवर हो गया है, अभी कहोगे तो कुछ बच्चों को रोक के करवा दूंगा, लेकिन चलो पहले समराइज कर लेते हैं। आज क्या क्या सीखा हमने? एक्सेलरेशन सीखा। एक्सेलरेशन में हमने क्या सीखा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सीखा। करेक्ट? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने सीखा। उसके बाद हमने चेंज इन वेलोसिटी सीखा, और चेंज इन वेलोसिटी का टाइप सीखा कि 3 टाइप से चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है। एक तो हमने मैग्नीट्यूड चेंज सीखा कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए। फिर उसके बाद हमने डायरेक्शन चेंज देखा कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो जाए। फिर हमने बोथ देखा, दोनों चीजें देखी। हाँ ठीक है। और हमने क्या क्या देखा, और हमने क्या यहाँ पे देखा, और क्या पढ़ा था भाई हमने? फिर उसके बाद हमने एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा। तब हमने क्या देखा कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तब मोशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तब मोशन कैसा कहलाएगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने वाला है, बाकी और चीजें तो आपको पता ही होंगी, ये वाली बातें तो मैंने आपको पहले बताई रखी। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स हमने सीखा कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन सीखा हमने कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेलरेशन के? सर एक पैरेलल पहला इंटरनल होता है, दूसरा वाला परपेंडिकुलर। पैरेलल वाला क्या करता है, कौन सी चीज चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता है कि डायरेक्शन चेंज करता है? मैग्नीट्यूड चेंज करता है। परपेंडिकुलर वाला क्या चेंज करता है? डायरेक्शन चेंज। ये चीजें आज आपने, और रिसोर्सेज की बात करें तो क्लास नोट, JPYQs, मॉड्यूल एंड संगेश हमने इसमें ऐड कर रखा है। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ कवर करेंगे, मुश्किल ही है, अभी 1-2 पॉइंट और बचा है, लेकिन ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। अब जिन बच्चों को जाना हो जा सकते हैं, और जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स करना हो या पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं।